हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स, क्लास 10th का। ये हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, 3 पार्ट्स में ये वीडियो आएगी। अब हम करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वही देखिएगा, वरना ये वाला वीडियो कुछ समझ नहीं आएगा। अब देखो, हमारे 3 सेक्टर्स हमने पढ़े थे। प्राइमरी सेक्टर मतलब जहाँ पर कोई चीज़ उगाई जाती है या नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली ली जाती है। ठीक है, दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, जैसे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज। और तीसरा आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला सेक्टर हमारा। ये 3 सेक्टर्स हैं हमारे। अब हमें यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। अब ग्राफ में हमें कंपैरिजन बता रखा है कि भाई अगर हम बात करते हैं 1973 और 74 की, तो जीडीपी ब्लू वाला पोर्शन देखिए आप, प्राइमरी सेक्टर का इतना ही था। ठीक है, इतने % हम मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 2013-14 में इतना बढ़ गया ये सेकेंडरी सेक्टर, जो कि बहुत ही कम था, तो वो काफ़ी बढ़ा उसके मुकाबले। और सर्विस सेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। राइट, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया। अभी सर्विस में कितने ज़्यादा लोग हैं, तो अगर हम बात करें रुपीज़ इन करोड्स की, तो ये देखिए इतना ज़्यादा जीडीपी हमारा सिर्फ हमारा सर्विस सेक्टर से ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं इसको। अब ग्राफ 1 हमें शो करता है दैट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर्स। ग्राफ 1 हमें शो कर रहा है कि भाई कितने गुड्स और सर्विसेज जो हैं प्रोडक्शन हुआ उनका इन तीनों सेक्टर्स में। दिस इज शोन फॉर 2 ईयर्स। कंपैरिजन दिखाया एक तो 73-74 का और 2013-14 का, ये कंपेयर किया गया है। वी हैव यूज द डाटा फॉर दीज 2 ईयर्स बिकॉज द डाटा आर कंपेरेबल। कंपेरेबल मतलब हमने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, इतना डिफरेंस है कि हम इसे कंपेयर कर सकें। और ऑथेंटिक भी, ऑथेंटिक मतलब आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स। अब आप देख सकते हो भाई कितना जो प्रोडक्शन है इन 40 सालों में ये बढ़ गया है ना। अब आइए यहाँ पर ये जो आंसर देने वाले क्वेश्चन हैं ये तो चलो आपको खुद ही करने, यहाँ पर आते हैं। What does the comparison between 1973 and 74 and 2013 and 14 show? क्या शो करता है भाई? What conclusion can we draw from the comparison? हम क्या conclusion निकाल सकते हैं इससे, है ना? क्या आउटकम आया इसका? And let us find out. चलो देखते हैं अब इसको। Rising importance of the tertiary sector in production। तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो टर्शरी सेक्टर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो लोग प्राइमरी में बहुत ज़्यादा थे, पैसा उसी से बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ज़्यादा भी नहीं आता था, पर ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पहले प्राइमरी सेक्टर था। लेकिन अभी कौन सा हो गया? टर्शरी, सर्विस वाला सेक्टर। तो ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973-74 एंड 2013 एंड 14, वाई प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज़ इंक्रीज। हम ये देख सकते हैं कि प्रोडक्शन तो भाई तीनों सेक्टर्स में बढ़ा है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन टर्शरी सेक्टर। लेकिन प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा बढ़ा है किस में बढ़ा है? पर हमारा टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। अब एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? दैट इन द ईयर 2013 एंड 14 द टर्शरी सेक्टर हैज़ इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन के आया है इंडिया में। रिप्लेस इसने कर दिया हमारे प्राइमरी सेक्टर को। यानी कि पहले तो प्राइमरी सेक्टर जो था उसी में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है वो प्राइमरी की बजाय सीधा टर्शरी सेक्टर जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। Why is the tertiary sector becoming so important in India? And very important question कि टर्शरी सेक्टर जो है क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है इंडिया में? देयर कुड बी सेवरल रीजन्स। अब ये रीजन्स जो हैं ये है ना, ये रीजन्स के जो कारण हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल पूछा जा सकता है। पहला कारण तो हो सकता है कि इन एनी कंट्री, किसी भी कंट्री में सेवरल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि भी हॉस्पिटल की सर्विसेज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पोस्ट और टेलीग्राफ सर्विसेज होती हैं, है ना, टेलीग्राम वगैरह जाते हैं, चिट्ठियाँ जाती हैं, पुलिस स्टेशंस होते हैं, कोर्ट्स होते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, इनके ऑफिसर्स होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, डिफेंस आ गया, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा। भाई अब इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत है। दीज कैन बी कंसिडर्ड एज द बेसिक सर्विसेज। अब आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर बेसिक सर्विसेज? सब बता देना जितनी पीछे सामने पड़ी हुई थी। तो बेसिक सर्विसेज का मतलब हुआ कि इन सर्विसेज के बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। इन आर डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दीज सर्विसेज। अब गवर्नमेंट क्या है कि भाई
उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है प्रोविजन कराने के लिए इन सर्विसेज की। मतलब बैंक भी खोलो आप, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखो आप, इंश्योरेंस कंपनीज़ का देखो, डिफेंस है ना अपना। मान लीजिए हम भारत की बात करें तो भारत की रक्षा करना, भारत बाहर से कोई आक्रमण ना करे, तो इन सब का किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। सेकेंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड करता है टू दी डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। किन कैसी सर्विसेज पर? सच एज ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड यानी व्यापार हो गया, स्टोरेज हो गया, कैसे रख के मतलब स्टोर कैसे करें, एंड लाइक एज वी हैव ऑलरेडी सीन, जैसे कि हम पहले ही देख चुके हैं। तो ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, भाई जितना प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में डेवलपमेंट होगा, मोर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज। मान लो कि पहले कोई फसल उगाता था थोड़ी सी, तो उसमें इतना ट्रांसपोर्ट और इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना, उतनी इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खेतों में लोग उगाने लगे हैं, और कहना चाहिए कि ये सब चीज़ों में अगर प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है तो वैसी बात है कि फिर सर्विसेज में भी डिमांड बढ़ेगी, सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, और उस सेक्टर में भी, सेकेंडरी सेक्टर मतलब सामान ज़्यादा बनेगा, और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज भी जनरेट होगी उसकी वजह से। थर्ड एज इनकम लेवल राइज, इस तरह से इनकम के लेवल राइज होते हैं ना, पैसे लोग ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं। सर्टेन सेक्शंस ऑफ द पीपल वो भी स्टार्ट करने लगते हैं डिमांड मैनी मोर सर्विसेज की। जैसे अब आपकी तनख्वाह ज़्यादा आएगी तब क्या सोचोगे, चलो आज बाहर खाना खाएं, तो ईटिंग आउट हो गया, टूरिज़्म, लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। पहले कहाँ जाते थे? दादी नानी के घर, लेकिन अभी कहाँ जाते हैं? शिमला, नैनीताल, मनाली। ज़्यादा कल्चर हो गया उस चीज़ का, क्योंकि पैसा बहुत हो गया, लोग तो टूरिज़्म के लिए इसीलिए मतलब इस चीज़ को बढ़ावा मिला, शॉपिंग करते हैं, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाते हैं, पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते थे, लेकिन अभी प्राइवेट हॉस्पिटल का कल्चर बढ़ गया, प्राइवेट स्कूल्स में लोग ज़्यादा पढ़ाते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं हर चीज़ की। तो क्योंकि पैसा जाता है इसमें, तो लोगों के पास आज कैपेबिलिटी है कि वो इतना खर्चा कर सकें। पहले उतना नहीं था। पहले देखो गांव का किसान होता था, तो गांव का किसान बेचारा ज़्यादा, वो इतना खर्चा कहाँ से करे कि होटल से मंगा के खाना, होटल ही नहीं होते थे भाई इतने, ठीक है। तो यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली, बहुत अच्छे से ये चेंज आया, बहुत ज़्यादा शार्प एकदम चेंज है ये सिटीज़ में, स्पेशली अगर हम बात करें बिग सिटीज़ की। अब देखो बिग सिटीज़ में एक और कल्चर हो गया कि अब ना हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्निंग हो गए, तो एक तो पैसे आपके पास ज़्यादा हो गए, ठीक है। दूसरा ये कि अब लेडीज़ पर उतना टाइम नहीं है, देखो जॉब के लिए जा रहे हैं, तो क्या होता है मोस्टली कई बार होता है कि चलो आज खाना बनाने का मन नहीं है, बाहर से मंगा लेते हैं, फिर शॉपिंग करने में भी हाथ खुल जाता है बिकॉज पैसे हैं अब हाथ में, ठीक है। तो वो चीज़ें भी होती हैं, इसीलिए बिग जो सिटीज़ हैं उसमें ज़्यादा है अभी ये कल्चर। फोर्थ क्या हमें दे रखा है कि ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज आई हैं। अगर हम बात करें कुछ 10 साल पीछे, तो नई सर्विसेज जनरेट किस समय हुई हैं? एज दोज जो कि बेस्ड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर, हैव बिकम इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल बन गई हैं अब ये। एसेंशियल मतलब ज़रूरी है, अब इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ तो भी मेरा एक है ना, मतलब इसी सिस्टम की वजह से मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। द प्रोडक्शन ऑफ दीज सर्विसेज हैज़ बीन राइजिंग रेपिडली, तो प्रोडक्शन तो इन सर्विसेज का लगातार बढ़ता जा रहा है। इन चैप्टर 4 में वी शेल सी एग्जाम्पल्स ऑफ दीज न्यू सर्विसेज, आई मीन के एग्जाम्पल भी देखेंगे इनके ना, इस तरह के सर्विसेज के एंड द रीजंस फॉर देयर एक्सपेंशन। हम ये भी देखेंगे कि क्यों आईटी सेक्टर में जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। हाउएवर फिर भी यू मस्ट रिमेंबर, तुम्हें ये याद रखना चाहिए दैट नॉट ऑल ऑफ द सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग। भाई सारे सर्विस सेक्टर इतना ग्रो नहीं करे इक्वली, मतलब ये नहीं कि सारे ही सर्विस सेक्टर जो है वो बराबर ग्रो कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय करता है मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल को। सर्विस सेक्टर में क्या है कि बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हमारे यहाँ काम करते हैं। एट वन एंड देयर इज़ लिमिटेड नंबर, अगर हम एक तरफ बात करें तो भाई लिमिटेड लोग जो होते हैं ऑफ सर्विसेज दैट एम्प्लॉय हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। मतलब अगर हम हाई लेवल पे बात करें सर्विसेज की, तो कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो हाई लेवल सीट्स पर हैं या जिनकी सर्विसेज बहुत मतलब हाई लेवल की हैं। एट द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं तो देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि एंगेज होते हैं इन सर्विसेज सच एज, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ शॉपकीपर्स हैं, है ना, दुकानदार के अभी तो जॉब करना, एक जॉब ही करना हुआ ना। रिपेयर पर्सनस जो कि रिपेयर करते हैं, मान लीजिए फटे कपड़े रिपेयर करे, कि जूते रिपेयर करे, कोई भी चीज़ रिपेयर करना, आपका टीवी रिपेयर करना, एसी रिपेयर करना, रिपेयर पर्सनस हो गए, ट्रांसपोर्ट पर्सनस हो गए, एट्सेट्रा। तो बहुत सारे लोग तो इसमें ही एंगेज हैं ज़्यादातर। मतलब हमारे यहाँ ना सर्विस छोटा क्लास ज़्यादा है हमारे यहाँ। दोज पीपल बेयरली मैनेज कर पाते हैं बेचारे, मुश्किल से ही, बेयरली मीन्स मुश्किल से ही ये लोग मैनेज कर पाते हैं अर्न करना a living, and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are
अवेलेबल टू देम। अब बेचारों को क्यों ऐसा काम करना पड़ता है? क्योंकि कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ तो और उनको मिलती नहीं। क्या करें, नौकरी नहीं है, अगर हाईफाई नौकरी नहीं है तो आप कोई काम तो करोगे ना, अपने घर के लिए पैसा तो कमाओगे ना। तो लोग जो हैं इस तरह की छोटी सर्विसेज भी इसलिए काफ़ी कर लेते हैं हमारे यहाँ। हैंस इसी वजह से ओनली अ पार्ट ऑफ द सेक्टर इज़ ग्रोइंग इज़ इन इम्पॉर्टेंस। मतलब इस तरह ये जो सेक्टर है ना वो ग्रो होता जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ग्रो होती जा रही है। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। और आप इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में आप काफ़ी पढ़ने वाले हैं। सो वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड? बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयड कहाँ पर हैं लोग, है ना, कहाँ पर लोग ज़्यादातर नौकरी करते हैं? तो ग्राफ 2 जो है वो प्रेजेंट करता है परसेंटेज शेयर ऑफ द तीनों सेक्टर्स की, है ना, जीडीपी में। प्राइमरी सेक्टर कितना अपना योगदान दे रहा है, सेकेंडरी कितना दे रहा है, और टर्शरी सेक्टर अपना कितना योगदान दे रहा है। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी, आप डायरेक्टली क्या देख सकते हो भाई? देख सकते हो चेंजिंग इंपॉर्टेंस। भाई इंपॉर्टेंस कितनी चेंज हुई? पहले किसकी थी? प्राइमरी सेक्टर की। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बढ़ी, और देन अब तो टर्शरी सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ओवर 40 ईयर्स में हम बात करें तो प्राइमरी से सीधा टर्शरी सेक्टर आप देखो तो फिर बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर गया है। अब आइए, वाई डिडंट अ सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? ऐसा क्यों नहीं हुआ? वाई डिडंट, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सिमिलर शिफ्ट ही हुआ प्राइमरी सेक्टर से इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट? तो मतलब अगर प्राइमरी सेक्टर से लोग जो हैं वो टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा आए हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं जनरेट हुआ? लोग क्यों आज भी खेत में ज़्यादा काम कर रहे हैं? किसान ज़्यादा क्यों हैं? सर्विसेज में लोग कम क्यों हैं? जबकि पैसा सर्विसेज में ज़्यादा है, प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा है। जो प्राइमरी सेक्टर है वहाँ से पैसा नहीं जनरेट हो रहा उतना, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जहाँ की टर्शरी में लोग कम है लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो टर्शरी सेक्टर्स में और सेकेंडरी सेक्टर्स में जॉब ही इतनी क्रिएट नहीं की गई कि सब लोग लग सकें। अगर हम बात करें even though industrial output or the production of goods, even though industrial output से इंडस्ट्री से जो आउटपुट आता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स, 9 गुना बढ़ गया। पहले जितना प्रोडक्शन, मान लो पहले अगर 10 किलो ने बनते थे तो उससे 9 टाइम्स 90 किलो ने अब बन रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप कितना हुआ? केवल 3 टाइम्स। मगर पहले मान लो 3 लोग काम करते थे, अभी 9 लोग काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो मतलब जो प्रोडक्शन हुआ वो तो बढ़ गया 9 गुना, और लोग कितने बढ़े? बस उसमें केवल 3 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन कितना बना? 9 टाइम्स बढ़ गया, और लोग कितने बढ़े? 3 टाइम्स बढ़े हैं। द सेम अप्लाइज होता है टू दी टर्शरी सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर में भी ऐसा ही होता है। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर कितना बढ़ गया? प्रोडक्शन तो बढ़ गया 14 टाइम्स, जो पैसा जनरेट हो रहा है वो 14 गुना बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स, लेकिन नौकरी जो है वो 5 गुना लोगों को ही ज़्यादा मिल पा रही है पहले के मुकाबले। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या है इसका? मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन अ प्राइमरी सेक्टर। इसी वजह से 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारी अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रही है। मेनली किस में काम कर रही है भाई? एग्रीकल्चर में काम कर रही है। प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ दी जीडीपी। और कितना एग्रीकल्चर कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 1/6 ऑफ द जीडीपी, मतलब 1/6 ऑफ द जीडीपी। बाकी जो 5-6 पार्ट है वो कौन जनरेट कर रहा है? अदर सेक्टर्स जनरेट कर रहे हैं। द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं रेस्ट ऑफ दी प्रोड्यूस, वायर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल, है ना भाई। अगर आधी जनसंख्या हमारी सिर्फ एग्रीकल्चर में लगी है तो बाकी 50% 2 और सेक्टर्स में। लेकिन क्या हो रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? इस सेक्टर से ज़्यादा आ रहा है, इन सेक्टर से नहीं आ रहा उतना। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड? इसका मतलब क्या ये हुआ कि एग्रीकल्चर में लोग उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, ठीक है, जितना कि वो कर सकते हैं। दैट्स वेरी ट्रू, है ना। उतना नहीं प्रोड्यूस होता, उतना पैसा नहीं आ पाता। पैसे से बात चल रही है ना यहाँ प्रोड्यूस करने से। तो वॉट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है? इज़ दैट देर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर दैन इट नेसेसरी। भाई इस बात का क्या मतलब है कि जितने लोगों की ज़रूरत नहीं भी है उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में हैं, क्योंकि भाई उन पे काम नहीं है दूसरा। तो होता क्या, मान लीजिए रामू के काका का बैग है, ठीक है, रामू के 4-5 भाई हैं, अब सारे के सारे बगीचे में जाके काम कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है इतने लोगों की बगीचे में, लेकिन क्योंकि कोई और नौकरी नहीं है तो सारे के सारे क्या है, बगीचे में चले जाते हैं। फ़र्क नहीं पड़ रहा, आज 2 भाई नहीं आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा खेत पे।
ठीक है, तो इस ये चीज़ अब वो बता रहे हैं। सो इवन इफ़ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप कुछ लोगों को बाहर कर भी दो मान लो, तो प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, तो खेत में प्रोडक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी काम कर रहे हैं, अगर निकाल दिए जाएँ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ अंडर एम्प्लॉयड। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होता है टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर। देखिए ना, अब जैसे मैंने स्टोरी सुनाई भाई, लक्ष्मी है और उस किसान की कहानी आपको बताई गई है। ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरीगेटेड लैंड है, मतलब अनइरीगेटेड मतलब उस पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, एक सिंचाई नहीं हो पाती। उसके पास 2 हेक्टेयर का लैंड है, मतलब कहानी किसकी है? लक्ष्मी की कहानी है। इसके पास क्या है? 2 हेक्टेयर का लैंड है अपना और अनइरीगेटेड लैंड है। ये डिपेंडेंट है ओनली रेन पर, कि मतलब अगर बारिश होगी तो इसके फसल पे पानी आएगा, इसकी ज़मीन पे पानी आ पाएगा। एंड ग्रो करती है वो क्रॉप्स, जैसे कि ज्वार उगाती है, अरहर उगाती है। ठीक है, ऑल 5 मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली वर्क करते हैं इन प्लॉट। इसी प्लॉट पर जो 2 हेक्टेयर का प्लॉट है ना, इस पे लक्ष्मी के घर के 5 लोग काम करते हैं भाई। वाई? पूरे साल 5 लोग काम करते हैं ज्वार और अरहर उगाने के लिए। दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उनके पास तो कोई और जगह है ही नहीं काम करने के लिए, मतलब कुछ और है ही नहीं काम करने के लिए। सो यू विल सी दैट एवरी वन इज़ वर्किंग, नन रिमीन्स आइडल। अब ऐसे केस में आपको क्या लग रहा है कि भाई सभी लोग तो काम कर रहे हैं, तो कोई भी तो खाली नहीं है। बट इन एक्चुअल फैक्ट अगर हम देखें, रियलिटी में देखें, तो देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। जो भी उनका जो लेबर एफर्ट है, जो मजदूरी का जो प्रयास वो कर रहे हैं, ये काम डिवाइड हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क, हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, बट नो वन इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड। पर हम ये नहीं कह सकते कि 5 जो भी हैं ये मेंबर इनके फैमिली के फुल्ली एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ द अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट में, सब लोग काम कर रहे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। सो क्या हो रहा है, अगर ये लोग अलग अलग जगह नौकरी करना शुरू कर दे तो ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं ना। वेयर पीपल अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ हिडन, एंड एक सेकेंड देखते हैं, एक सेकेंड कोई लाइन रह गई आई थिंक, वेयर पीपल पे तो नहीं खत्म हो सकती। हाँ ये रही, वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, मतलब जहाँ हमको देख के तो लग रहा है कि अपेरेंटली मतलब सब लोग काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। सब लोग अपनी पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो थोड़ा थोड़ा काम हो जाता है, काम बन जाता है। तो दिस काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से पढ़ना। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन। ठीक है, इस तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट तो क्या होता है भाई, छिपा हुआ होता है, लोगों को लग रहा है काम कर रहे हैं, नौकरी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं। इन कंट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, उसके मुकाबले तो हमें लगता है कि ये लोग काम पे जा रहे हैं, एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड है ये। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों डिस्गाइज है? क्योंकि लग रहा है कि सब लोग काम पे जा रहे हैं, पर एक्चुअली इन सबको उसी सेम खेत पे काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग जगह काम पर जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसा ये जनरेट कर सकते हैं, यही 5 लोग। राइट नाउ सपोजिंग एक लैंडलॉर्ड है, उसका नाम क्या है? सुखराम है। कम्स एंड हायर आता है और हायर करता है 1 और 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली के, उन 5 में से कहता है चलो भी 2 लोग मेरे लैंड पे चल के काम करो। लक्ष्मी इस फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा। इस तरह से लक्ष्मी की जो फैमिली है वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएगी थ्रू वेजेस के द्वारा, है ना। वेजेस क्या होता है? हर रोज़ जो पैसा मिलता है उनको बोलते हैं वेजेस। सिंस यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर द सेम प्लॉट, स्मॉल प्लॉट। भाई वो बोलते हैं ना 5 लोगों की तो ज़रूरत नहीं है छोटे से प्लॉट पे काम करने की, तो 2 मेरे खेत पे चलो, और ज़्यादा पैसा भी उनको मिल जाता है इस तरह से कमाने के लिए। 2 पीपल मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म। जब 2 लोग चले जाते हैं तो भी उनके फार्म के प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क पड़ता है नहीं है। इन द अबव एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 2 पीपल में मूव टू मोर इन फैक्ट्री। 2 लोग जो हैं वो और भी जा सकते हैं उससे फैक्ट्री में। सो वंस अगेन क्या होगा? अर्निंग ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज। अब 5 में से 2 चले गए लाइन पे दूसरी काम करने के लिए, 2 चले जाते हैं मान लो फैक्ट्री में काम करने के लिए, अब एक जो उस छोटे से एरिया को संभाल सकता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा घर में पैसा प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस वुड इंक्रीज एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू कर सकते हैं टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है, देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स, लाखों जो हैं इस तरह के किसान हैं लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल, अगर हम बहुत सारे लोगों को भी हटा दें वहाँ से फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर से और प्रोवाइड कर दें उनको विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, कहीं भी और उनको काम पे लगा दें अगर हम, तो क्या होगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र, है ना। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अब 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या मान लो आज एग्रीकल्चर कर रही है, अगर उन बहुत सारे लोगों को अगर हम उसमें से निकाल के उनको दूसरी नौकरियां दें तो क्या होगा, तो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज, इनकम बढ़ जाएगी जो दूसरा काम करना शुरू कर देंगे उन लोगों की, और टोटल फैमिली इनकम इस तरह से बढ़ जाएगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इन अदर सेक्टर्स में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कैजुअल वर्क करते हैं इन द सर्विस सेक्टर में हैं, अर्बन एरियाज़ के, हु सर्च करते हैं फॉर देयर डेली एम्प्लॉयमेंट। होता है ना, अब शहर में भी देखो बहुत सारे मजदूर होंगे काम पे जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, चौराहे पे बैठ के कई बार घर वापस चले जाते हैं कि काम नहीं मिला आज, तो डेली तो उन्हें काम नहीं मिलता। दे आर एम्प्लॉयड एज, मान लो पेंटर का काम है और प्लम्बर का काम है, इनको रोज तो नहीं काम मिलता ना। रिपेयर पर्सनस हैं और अदर डूइंग अदर और जॉब्स करते हैं लोग, है ना, मजदूरी वगैरह कुछ भी करते हैं। तो क्या होता है, मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, तो बहुत सारे लोगों को तो रोज़ काम नहीं मिल पाता है। और सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर, इस तरह से हम और दूसरे लोगों को भी दिखते हैं सर्विस सेक्टर के, वो जो स्ट्रीट पे बैठे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, जैसे रिक्शा चलाने वाले हो गए ना, पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग, कुछ बेच रहे हैं ठेले वाले भैया, है ना, जैसे सब्जी बेचने वाले हैं या चना, कुछ भी बेच रहे हैं ठेले पर। तो वेयर दे मीन स्पेंड द होल डे, यहाँ पर तो क्या हो रहा है, पूरा दिन लगा देते हैं बट अर्न करते हैं वेरी लिटिल, है ना, कमाई तो बहुत कम होती है और पूरा दिन इनका ऐसे ही निकल जाता है। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़, काम क्यों करना पड़ रहा है इनको ऐसा, क्योंकि इनके पास इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अभी तो नहीं है कम से कम। चलो आगे देखते हैं, ये फिर आपको कुछ डाटा दे रखा है, आगे देखिए, यहाँ देखिए, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कैसे करें, है ना, क्या करें कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, हमने जो ऊपर डिस्कशन किया, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी, हम देख सकते हैं दैट देयर कॉन्टिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, कि भैया एग्रीकल्चर में तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि लोग उतने काम कर रहे हैं जितने की ज़रूरत नहीं है, निकाल के अगर कहीं और सर्विस में लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो देयर आर ऑल्सो पीपल हैं हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, कुछ तो लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल एम्प्लॉयड ही नहीं है। इन वॉट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, तो किस तरीके से, मतलब ना गवर्नमेंट की बात हो रही है भाई, कैसे हम जो हैं वो लोग जो हैं जनरेट कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट को। तो लेट अस लुक एट सम ऑफ देम, चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं लोग। तो टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, चलो लक्ष्मी का केस जो हमने अभी ऊपर बात करी है ना, उसी की बात करते हैं। उसका 2 हेक्टेयर का प्लॉट है ऑफ अनइरीगेटेड लैंड है, मतलब बारिश होगी तभी उसमें इरिगेशन सिंचाई हो सकती है, ठीक है, पानी आ सकता है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड लोन, गवर्नमेंट भी वहाँ पर कुछ पैसा प्रोवाइड करा सकती है इरिगेशन के लिए, उसको पैसा या प्रोवाइड कर सकती है लोन। इससे क्या कर सकती है, वो कंस्ट्रक्ट कर सकती है एक कुआं बना सकती है फॉर हर फैमिली टू इरीगेट द लैंड। अगर उसने अपनी ज़मीन के आसपास या ज़मीन पर कुआं बना लिया तो सोचो उसको इरिगेशन में कितनी आराम से इरीगेट कर सकती है वो अपने लैंड को। फिर क्या होगा, अगर इरीगेट कर लेगी तो लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप, है ना। अभी तक तो वो ज्वार और अरहर ही उगा रही थी, लेकिन अब वो दूसरा क्रॉप भी उगा सकती है, क्योंकि उसको क्या है कि उसको ना सिर्फ एक क्रॉप पर यानी बारिश पर, क्योंकि बारिश के सीज़न का ऊपर केवल वेट नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरीगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकेंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द राबी सीजन, वो गेहूँ भी उगा सकते हैं राबी के सीज़न में। चलो लेट अस सपोज करते हैं दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल। चलो मान लेते हैं उस पर 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर पे क्या कर सकते हैं हम, वो गेहूँ उगा के 2 लोगों को लगा सकते हैं फॉर 50 डेज़ के लिए, इंक्लूडिंग उन 50 दिनों में वो सोइंग बीज बो सकते हैं, उस पर वाटरिंग कर सकते हैं, फिर फर्टिलाइज़र्स भी डाल सकते हैं उन्हीं, है ना, उतने दिनों में ये काम हो सकता है, 50 दिनों में एप्लीकेशन कर सकते हैं, है ना, और फिर उसके बाद क्या होता है, कटाई कर सकते हैं फसल की। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, मतलब क्या हो रहा है कि 2 लोगों को हमने आधा लैंड दे दिया और 2 लोगों को आधा लैंड दे दिया, ये 2 लोग क्या कर रहे हैं, वीट उगा रहे हैं, ठीक है। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड, अगर हम मान लेते कि मान लो नया डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है, फिर क्या होता है, न्यू डैम आता है, कंस्ट्रक्ट होता है, या फिर कैनाल्स, मतलब ऐसे जो नदी से ऐसे नहर से निकाल देते, नहर डग अप कर दी जाए, डग टू इरीगेट मेनी सच फार्म्स, इस तरह की खोद दी जाए और क्या हो, इन कैनाल्स से, इन नहरों से जगह जगह खेतों तक पानी पहुँचाया जाए, तो दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो इस तरह से क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा
है ना, लोग जो है एम्प्लॉयड हो सकते हैं विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, क्योंकि ज़मीन तो है पर वहाँ पर पानी नहीं है। अगर पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट करवा दे या लोन लेकर व्यवस्था हो जाए, बैंक दे दे पैसे, है ना, किसी भी तरीके से अगर इस तरह की हेल्प मिल जाती है तो उतनी ही ज़मीन पर हम ज़्यादा फसल उगा सकते हैं, ज़्यादा लोग फिर काम कर सकते हैं, हर सीज़न पे उगाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें की फैसिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस कुड लीड टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूस करती है प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, इतनी बात समझ आई, आगे चलो। नाउ सपोज चलो मानते हैं कि लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं मच मोर देन बिफोर। अब मान लो कि इस तरह की सिचुएशन हो गई, लक्ष्मी ने कुआं बनवा लिया और ज़्यादा लोग उसके यहाँ आप काम कर पा रहे हैं और मतलब पैसा ज़्यादा आ पा रहा है, तो दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस। अब ज़्यादा उगा पा रहे हैं तो फिर बेचना भी पड़ेगा उनको, सारा तो नहीं खा सकते, अब आजू बाजू में नहीं चलेगा, फिर क्या होगा, फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट। अब उनको किसकी ज़रूरत है कि भाई मेरे खेत में इतना सारा उग गया, अब इसको मुझे ट्रांसपोर्ट कराना है, मुझे कहीं पहुंचाना है, तो देयर प्रोडक्ट्स टू द नियर बाई टाउन तक वो लेके जाएंगे। इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज में, है ना, ख़राब नहीं होना चाहिए ऑफ क्रॉप्स, तो और मेक्स बेटर रूरल रोड्स अच्छी बना दें, अगर गाँव के आसपास सड़कें अच्छी बन जाए, सो द मिनी ट्रक्स वहाँ पर पहुँच सकते हैं, हर जगह पहुँच सकते हैं। फिर तो अगर गवर्नमेंट अच्छी रोड्स की व्यवस्था कर दे, ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ अच्छे ट्रक्स चलवा दे, तो सेवरल फार्मर्स लाइक लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर, उनके पास अब पानी है, ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा दे दिए, कुआं बन गया, लोन मिल गया, कुआं बन गया या नहरें आ गई वहाँ तक। ठीक है, अब वहाँ पर खूब ज़्यादा फसल उग रही है, फसल उग रही है तो अब क्या हो रहा है, उस उगी हुई फसल को अब ज़्यादा उग गई तो क्या करना है, उसको ट्रांसपोर्ट करा के हमें मार्केट तक पहुँचवाना है, तो क्या होगा, उसमें भी लोगों को फिर एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट में भी। ठीक है, हु नाउ हैज़ एक्सेस टू वाटर कैन कंटिन्यू टू ग्रो, वो लगातार ग्रो कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपनी क्रॉप्स को। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड कर सकती है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को टू नॉट जस्ट फार्मर्स बट ऑल्सो अदर सच एज दोज इन सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड में होते हैं ना, व्यापारियों को भी काम मिलेगा इस तरीके से और ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है उसको भी काम मिलेगा इस तरह से। लक्ष्मीज नीड इज़ नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन। अब लक्ष्मी की जो नीड है वो केवल पानी ही नहीं है, टू कल्टिवेट द लैंड शी ऑल्सो नीड्स। अब लैंड को कल्टिवेट करने के लिए, उस पर खेती वगैरह करने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, उसको सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स चाहिए जैसे फावड़ा होता है या जो भी वो चीज़ें यूज़ करते हैं, पंप सेट्स चाहिए उसको जिससे पानी वगैरह ला सके वो ट्यूबवेल में अपने, टू ड्रॉ वाटर, राइट। पंप सेट्स का काम क्या होता है, पानी को ड्रॉ करता है, वो लाता है ऊपर। बीइंग अ पुअर फार्मर बेचारी शी कैन नॉट अफोर्ड मनी ऑफ दीज, बहुत सारी चीज़ें तो उसमें से वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, सो शी विल हैव टू बोरो मनी, तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई, पैसा उधार लेना पड़ेगा, किससे, मनी लेंडर से, और पे करना पड़ेगा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ऐसे ही होता है ना, बहुत ज़्यादा उसको इंटरेस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन इफ़ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट, अगर लोकल बैंक उसको पैसे उधार दे देता है, क्रेडिट पे पैसे देता है रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो शी विल बी एबल टू बाय, तो वो सारी चीज़ें खरीद सकती है ऑल दीज इन टाइम और कल्टिवेट कर सकती है अपने लैंड को आसानी से। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि दैट अलॉन्ग विद वाटर, पानी के साथ साथ वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट, तो चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट अगर लोगों को मिल जाता है टू द फार्मर्स फॉर फार्मिंग इम्प्रूव करने के लिए, तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई। वी विल लुक एट सम ऑफ दीज नीड्स, हमें नीड्स के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में, मनी और क्रेडिट में भी। अनदर वे क्या है, एक दूसरा तरीका भी होता है कि बाय विच वी कैन टैकल कर सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को, इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रमोट करें, लोकेट करें इंडस्ट्रीज़ को, सर्विसेज को सेमी रूरल एरियाज़ में, है ना। अक्सर क्या हो रहा है, अब देखो अपना दिल्ली में इतने ज़्यादा लोग आ गए, क्यों इतनी पॉपुलेशन दिल्ली में रह रही है, नोएडा में रह रही है, बॉम्बे में रह रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंपनीज़ हैं, यहाँ पर ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। अगर इस तरह की फैक्ट्रीज़ कंपनीज़ जो हैं वो हम गांव-गांव के आसपास लगा दें जहाँ लैंड भी उतनी महंगी नहीं होगी, तो क्या होगा, लोग उस तरफ जाके रहने लगेंगे, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगेगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा इस तरह से। फिर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हम एम्प्लॉयड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हम उदाहरण के देखते हैं, सपोज मेनी फार्मर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं ग्रो करने की अरहर की दाल या फिर चिकपी, ठीक है, ये पल्स क्रॉप होती है, सेटिंग एट अ दाल मिल। अब वहाँ पर हमको इस दाल मिल लगवा दें, प्रोड्यूस कर टू प्रिक्योर, मतलब इस चीज़ को हम यूज़ करें और प्रोसेस करें दीज को एंड सेल करें। सिटीज़ में इज़ वन सच एग्जाम्पल, है ना, कि खेतों के पास जहाँ पर मान लीजिए दाल वगैरह जो भी उग रहा है, अगर वहीं पर कोई मिल वाला आ जाए तो कितना बढ़िया हो जाए, उस मिल्क का, दाल का जो है भी है प्रोसेस हो और फिर वो सिटीज़ में पहुँच जाएगी एंड देन सेल द सिटीज़, ठीक है, सेल इन द सिटीज़, फिर वो पहुँच सकती है शहरों में।
अब ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी टू फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स। अब जैसे कि पोटैटो है, ओनियन है, अब क्या होता है बहुत सारा उग गया तो एकदम मार्केट नहीं पहुंच पाया तो क्या होता है ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम कोल्ड स्टोरेज बनवा दें जहाँ पर ये चीज़ें ख़राब नहीं होती, तो गवर्नमेंट अगर ये करवा दे प्रोविज़न, है ना, तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह का प्रोविजन करा दे तो फिर भी किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर उनकी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी बिकने से पहले। ओनियन एंड सेल दैम व्हेन द प्राइस इज गुड। तो कोल्ड स्टोरेज में वो स्टोर करके रखें और जब अच्छे प्राइसेस हो रहे हैं तो वो उसको सेल कर सकते हैं। इन विलेजेस, गाँव के आसपास नियर फॉरेस्ट एरिया में अगर हम बात करें, ऐसे गाँव जो कि फॉरेस्ट एरिया के आसपास है, मतलब जो कि जंगलों के आसपास के गाँव हैं, तो वहाँ पर क्या स्टार्ट किया जा सकता है, वहाँ पर ना हनी कलेक्शन के लिए बना सकते हैं कुछ, क्योंकि देखो जंगल में जाएंगे तो आपको हनी आसानी से मिल जाता है जंगल में, तो हनी कलेक्शन सेंटर्स भी बनाए जा सकते हैं वेयर फार्मर्स कैन कम, जहाँ पर फार्मर्स आ सकते हैं और अपना हनी कलेक्शन सेंटर में सेल कर सकते हैं अपना वाइल्ड हनी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेटअप, ये भी पॉसिबल है भाई सेटअप कर सकें इंडस्ट्रीज़ को जो प्रोसेस करें वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, स्वीट टमाटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट। ठीक है, प्रोसेस करके बाहर के मार्केट में बिक सके। दिस विल प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रीज और लोकेटेड इन सेमी रूरल एरियाज में, नॉट नेसेसरी इन लार्ज अर्बन सेंटर्स। ज़रूरी नहीं है कि लार्ज अर्बन सेंटर्स में ही ये सब चीज़ें हों, सेमी रूरल एरियाज़ में भी जो है फिर लोगों को फ़ायदा होगा, है ना। अगर ये सब चीज़ें बन जाती हैं तो लोग जो है वो आसानी से अपनी चीज़ें बेच पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड? किस तरह के लोग जो हैं आपके हिसाब से अनएम्प्लॉयड हैं या फिर अंडर एम्प्लॉयड हैं इन योर एरिया, आपके एरिया में? कैन यू थिंक ऑफ सम मेजर्स? क्या आप कुछ मेजर्स बता सकते हैं दैट कुड बी टेकन अप फॉर देम, कि भाई क्या किया जा सकता है? आप अपने सजेशंस दो कि भाई मेरे एरिया में इस तरह के लोग रहते हैं, इनको नौकरी नहीं है, इनके पास काम नहीं है, हम ये इस एरिया में कर सकते हैं और इस तरह से उन्हें काम मिल जाएगा। डू यू नो, आपको पता है दैट इन इंडिया अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग करती है टू द एज ग्रुप ऑफ 5 to 29 ईयर्स, और आउट ऑफ दिस हम इसमें बात करें तो ओनली अबाउट 51% आर अटेंडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब सोचो 5 से 29 साल के लोग, हमारे देश के 60% लोग हैं ये, ठीक है, 40% ये स्टेज के आगे पीछे होंगे। अब इसमें से भी केवल 51% ही हैं जो स्कूल को अटेंड, जिन्होंने करा है, जो अटेंड कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। द रेस्ट एंड यू नो पर्टिकुलरली दोज जो कि एज्ड है लेस देन 18 साल के हैं, दोज एज्ड नहीं है, एज जिनकी एज है 18 साल से कम, मे बी एट होम, वो केवल घर पे हैं और क्या कर रहे हैं भाई, मैनी ऑफ दैम मे बी वर्किंग एज अ चाइल्ड लेबर्स, है ना, घर के काम करते हैं, बस चाइल्ड लेबर की तरह घरों पे काम कर रहे हैं, छोटे मोटे नौकर आपने देखा होगा। तो इफ़ दीज चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल्स, अगर मतलब इन बच्चों को भी स्कूल अटेंड करने दिया जाए, इनको भी भेजा जाए स्कूल, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, इनको भी भेजना हो अगर स्कूल तो बिल्डिंग्स तो चाहिए ना, मोर टीचर्स चाहिए, फिर इनके लिए अदर स्टाफ चाहिए। और स्टडी कंडक्टेड बाय द जो है ये अर्स्ट वाइल प्लानिंग कमीशन, जो पहले जो प्लानिंग कमीशन था ना, अभी उसको बोलते हैं नीति आयोग, ठीक है, तो उसने एक स्टडी करी और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि नियरली 20 लाख जो जॉब्स हैं ना वो क्रिएट की जा सकती हैं एजुकेशनल सेक्टर में अकेले, एजुकेशनल सेक्टर में ही अकेले यहाँ पर 20 लाख जॉब जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हमें हेल्थ सिचुएशन को इम्प्रूव करना है तो वी नीड मैनी डॉक्टर्स, है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी, नर्सेस की, हेल्थ वर्कर्स की, टू वर्क इन रूरल एरियाज़, गाँव वगैरह की तरफ। तो दीज आर सम वर्क्स, ये भी कुछ वेज हैं, तरीके हैं बाय विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड। तो इस तरह से जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं एंड वी वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बात भी कर सकते हैं डेवलपमेंट की, जो हमने बात भी करी थी चैप्टर 1 में अपने। एवरी स्टेट और रीजन हैज़ पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम। देखो हर स्टेट की, हर रीजन की अपनी पोटेंशियल होती है कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी इनकम को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं लोगों के अपने एरिया में, इट कुड भी टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं वो, और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री बढ़ा सकते हैं वो, और न्यू सर्विसेज जैसे कि IT, है ना, उसका तो बहुत ही ज़्यादा इस समय बोलबाला है। सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी भी करी थी, जो उन्होंने स्टडी करी थी, मतलब उसी वाली सेम स्टडी से क्या और पता चलता है, वो कहते हैं दैट इफ़ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज़ इम्प्रूव्ड, अगर टूरिज्म को ही इम्प्रूव कर दिया जाए, हर साल वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट मोर देन 35 लाख पीपल, 35 लाख लोगों को हर साल ज़्यादा 35 लाख लोगों को काम मिलता जाएगा, ठीक है, अगर टूरिज्म के सेक्टर पे भी काम किया जाए तो। वी मस्ट रियलाइज, हमें ये रियलाइज़ करना ही चाहिए दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम
टू इम्प्लीमेंट, है ना। एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, एकदम से ये मतलब प्रैक्टिकली संभव नहीं है सारी चीज़ें, उसको टाइम लगेगा। फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स, तो इस समय तो हमें शॉर्ट टर्म में कुछ क्विक मेजर्स तो लेने ही थे, है ना। ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत बहुत कुछ हो सकता है, बट एकदम नहीं हो सकता। सो रिकॉग्नाइजिंग दिस, इसको पहचानते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, उसने क्या किया, मेड अ लॉ, एक लॉ बनाया इम्प्लीमेंट करते हुए राइट टू वर्क का, है ना, काम करने का अधिकार। इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया की। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। अब क्या होता है इस एक्ट में, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ, तो इसमें क्या है कि जो लोग काबिल हैं और जिनको ज़रूरत है काम की, वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटी 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, कि उनको कम से कम गवर्नमेंट 100 दिन का काम देगी। मतलब आप कर सकते हो, आपको काम की ज़रूरत है, ठीक है, आपके अंदर काम करने की काबिलियत है और आपको काम की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट आपको आपके एरिया में 100 दिन का काम देगी, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट अगर आपको काम नहीं दे पा रही है, 100 दिन भी काम नहीं दे पा रही है साल के, तो इट विल गिव यू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, जो होता है ना बेरोजगारी भत्ता, वो दिया जाएगा टू द पीपल। द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प कर सकता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट, ठीक है। मतलब किस तरह के वर्क को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, जो कि लैंड के प्रोडक्शन को आगे फ्यूचर में बढ़ा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड को बढ़ाएगा। इस तरह के काम जो है गवर्नमेंट उन्हें देती है इसमें, इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। आई होप यहीं तक हम करेंगे, और अब ये वाला पोर्शन जो है हमारा लास्ट पार्ट जो है वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।